हेलो नमस्ते नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर पर। स्टूडेंट्स कॉर्नर पर हम लोग जो है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट में दो चरण आते हैं, एक उदार राष्ट्रवादी चरण और एक आता है उग्र राष्ट्रवादी चरण। तो उग्र राष्ट्रवादी चरण को आज से हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने उदारवादी जो राष्ट्रवादी नेता थे, उदार राष्ट्रवादी नेता थे, उन लोगों के बारे में पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूरा डिस्कस किया है। टोटल ओवरऑल उसको डिस्कस किया गया है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो आज हम लोग जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट में उग्र राष्ट्रवादी चरण के जो नेता हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उग्र राष्ट्रवादी चरण नेता, उग्र राष्ट्रवादी नेता या उग्र राष्ट्रवादी चरण है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो दो ही लोगों के द्वारा चलाया गया है। एक उदार राष्ट्रवादी चरण नेता के जो नेता लोग हैं और दूसरा जो उग्र राष्ट्रवादी नेता है, उन लोगों के द्वारा ही इंडियन नेशनल मूवमेंट्स का काम किया गया था या चलाया गया था। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स को पूरा उन्हीं लोगों ने फ्रेम किया था। अब अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने उदार जो नेता थे, उदारवादी नेता थे, उन लोगों में हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ लिया है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले जो इसमें इंसिडेंट आएगा, किसमें? उग्र राष्ट्रवादी चरण के नेताओं में या उनके चरण में जो सबसे पहले इंसिडेंट आएगा वो आएगा बंगाल विभाजन का। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो उग्र राष्ट्रवादी चरण में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बंगाल विभाजन को। बंगाल विभाजन, ठीक। बंगाल विभाजन के बाद अगर हम लोग, मैं बताऊं आपको, तो बंगाल विभाजन के बाद हम लोग पढ़ेंगे बहिष्कार आंदोलन, जो कि आपका बंगाल विभाजन के विरोध में ही चलाया गया था। बहिष्कार। तीसरा स्वदेशी, फोर्थ वन इज मुस्लिम लीग। जो भी इसमें उग्र राष्ट्रवादी चरण में जो भी घटनाएं घटी थी उनके चरण में, वो सब चीजें, मुस्लिम लीग, सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मुस्लिम लीग के बाद अगर हम बात करें तो 5th नंबर पे आएगा हमारा सूरत विभाजन। 5th नंबर पर हमारा आएगा सूरत विभाजन, ठीक है, सूरत विभाजन, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सूरत विभाजन के बाद 6th नंबर पर आएंगे मुजफ्फरपुर बम कांड, जो कि खुदीराम बोस के द्वारा किया गया था। मुजफ्फरपुर बम कांड, मुजफ्फरपुर बम कांड। हम लोग इन सब के बारे में लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। और अगर हम आगे बात करें तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मार्ले मिंटो सुधार। भाई बंगाल विभाजन के बाद सब ये सीक्वेंस में ही है। बंगाल विभाजन, बहिष्कार, स्वदेशी, मुस्लिम लीग, सूरत विभाजन, मुजफ्फरपुर बम कांड। उसके बाद अगर हम लोग 7th की बात करें तो मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। अगर हम इसके बाद बात करेंगे तो मार्ले मिंटो सुधार के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो 8th नंबर पर आएगा आपका दिल्ली दरबार, ठीक है। 8th नंबर पर दिल्ली दरबार, ठीक, दिल्ली दरबार, जो कि जॉर्ज पंचम 1910 में जब जॉर्ज पंचम को बनाया गया था, कहां? ब्रिटेन का राजा। तो ब्रिटेन के राजा ने 1911 में भारत का दौरा किया था। अब जब दौरा किया था तो उन्हीं के सम्मान में दिल्ली में आपने देखा होगा गेटवे ऑफ इंडिया, है ना, गेटवे ऑफ इंडिया, जो उन्हीं के सब, क्योंकि भाई मोस्टली जो लोग थे वो बॉम्बे पोर्ट पर ही आया करते थे। तो जब बॉम्बे पोर्ट पर आया करते थे तो उनके सम्मान में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया। दिल्ली में अक्सर लोग जाके वहां पर सेल्फी लेते हैं। तो दिल्ली दरबार के बाद अगर हम लोग बात करें तो पढ़ेंगे हम लोग प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में अगर मैं बता दूं
तो 1913 के बाद से ये स्टार्ट हो गया था और 1918 तक चला था। 1918 में मतलब 1918 में जब विश्व युद्ध खत्म होने पे आया तो बहुत सारे मतलब ऐसे ऐसे मैं आपको बताऊं तो ऐसे ऐसे प्रथम विश्व युद्ध में ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई थी जिसकी वजह से सब लोगों ने मिलकर क्या किया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाई और महात्मा गांधी की मदद से असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया था। अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो उसके बाद आया था होम रूल लीग 10th नंबर पर। फिर होम रूल लीग को हम लोग पढ़ेंगे, होम रूल लीग को पढ़ेंगे। होम रूल लीग के बाद हम लोग पढ़ेंगे 11th नंबर पर लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन, ठीक, लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन और लखनऊ अधिवेशन का हालांकि मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया हुआ है ना, लखनऊ अधिवेशन को बहुत डिटेल में आपको बताया हुआ है। इसके बाद मतलब वो तो मैंने आपको अधिवेशन के हिसाब से बताया जिस हिसाब से राष्ट्रीय कांग्रेस की, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी घटनाएं हुई जिनको मुझे आपको बताना है और उन सब के लिए वही है, आप लोगों को थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। और क्योंकि भाई देखिए स्टडी है, पढ़ाई है, एजुकेशन है, इसमें टाइम देना पड़ता है। हम लोग जिंदगी भर कुछ ना कुछ करने की प्रयास करते हैं, समय देते हैं ना, तो इसमें अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, आप एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, तो आप लोगों को इसमें समय जरूर देना पड़ेगा। तो अगर हम लोग लखनऊ अधिवेशन के बाद की बात करें तो लखनऊ अधिवेशन के बाद आता है मॉन्टेग्यू घोषणा। मॉन्टेग्यू घोषणा, ठीक, मॉन्टेग्यू घोषणा। और मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद अगर मैं बात करूं तो 13th नंबर पर है आपका रॉलेट एक्ट, जिसे हम लोग अंधा कानून भी कहते थे, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट और 14th नंबर पर है आपका, देखिए रॉलेट एक्ट बिना वकील बिना दलील का भी कानून कहा जाता था, अंधा कानून भी कहा जाता था। इसमें क्या होता था, जो भी उग्र राष्ट्रवादी नेता हुआ करते थे उनको क्या करते थे कि अगर वो लोग मतलब धारा 144 ही समझ लीजिए कि अगर वो लोग ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं तो उनको बिना वकील बिना दलील के पकड़कर 2 साल के लिए जेल में डाल देना, जिससे 2 साल में उनके अंदर जो भी उग्र राष्ट्रवादी जो भी विचार आ रहे थे उन सबको दबाया जा सके। तो ये रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है, इसी वजह से आया था, ब्रिटिशर्स लोगों ने स्टार्ट किया था। रॉलेट एक्ट के बाद अगर बात करें तो एक घटना हो गई थी भारत में, इसे हम लोग बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग, हर कोई जानता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और यही अगर हम 15th की बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो यही रॉलेट एक्ट जो था, रॉलेट एक्ट के खिलाफ में ही, मतलब रॉलेट एक्ट जब इन लोगों ने लागू किया था तो उस दौरान 2 महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया था। उन 2 महत्वपूर्ण नेताओं का नाम था सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक। दोनों लोगों को उन्होंने क्या किया था कि जेल में डाल दिया था। अब जेल में डालने की वजह से जो वहां की जनता थी वो क्या हो गई थी, गुस्सा कर रही थी, परेशान, मतलब उन लोगों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे और उसके लिए एक मीटिंग कर रहे थे। तो जब मीटिंग की इन लोगों ने तो उसी दौरान रेनिगल्ड ओडायर और माइकल ओडायर जो थे, माइकल ओडायर ने रेनिगल्ड ओडायर को मतलब आदेश दिया और रेनिगल्ड ओडायर ने क्या किया, अंधाधुंध उन पर फायरिंग चला दी। तो अगर मैं आगे की बात करूं तो अगला जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये मॉन्टेग्यू यहां पर घोषणा हुई थी। फिर है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये सब टॉपिक हम लोग उग्र राष्ट्रवादी चरण में
पढ़ेंगे। ये जितने भी टॉपिक हैं इन सब टॉपिक्स को हम लोग उग्र राष्ट्रवादी चरण में पढ़ेंगे। तो पहला है बंगाल विभाजन, उसके बाद है बहिष्कार आंदोलन, उसके बाद है आपका स्वदेशी, फिर है मुस्लिम लीग, सूरत, मुजफ्फरपुर बम कांड, मॉर्ले मिंटो सुधार, ये सब, इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग जो है आज सबसे पहला टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे बंगाल विभाजन को, और उसके बाद लाइन बाई लाइन हम लोग सारे जितने ये 15 के 15 ये उग्र राष्ट्रवादी चरण के अंदर टाइटल आते हैं उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब अगर हम लोग आज आगे बात करें बंगाल विभाजन की, तो भाई एक प्रश्न ये बनता है, सबसे पहला प्रश्न ये है मेरा कि अगर किसी चीज का ही विभाजन होता है तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण क्या होता है? उसका कोई ना कोई तो कारण होगा, ठीक है। तो कुछ कारण अंग्रेजों द्वारा दिए गए थे, ब्रिटिशर्स के द्वारा दिए गए थे कुछ कारण, और जो कुछ कारण मतलब जो एक्चुअल कारण थे जो कि इंडियंस लोगों ने, भारतीय लोगों ने अपनी तरफ से सोचे थे और समझे थे। तो जो ब्रिटिशर्स के द्वारा पहला कारण था, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो पहला कारण था, मैं इसमें लिखे भी दे रहा हूं आपको, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो पहला कारण था, बाय ब्रिटिशर्स, ये सब स्टोरीज हैं, आप लोगों को समझना सिर्फ जरूरी है, क्योंकि अगर ये एक बार में आपके समझ में आ गई तो ये स्टोरी है। जैसे आप हम लोगों को बचपन में हमारी नानी, हमारी दादी हम लोगों को कहानियां सुनाती थी और स्टोरी समझ में आया, हम लोगों को अभी भी याद है वो स्टोरीज। वैसे ये स्टोरीज हैं, है ना, बंगाल विभाजन कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब स्टोरीज हैं। अगर आप इनको स्टोरी की तरह एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट करके पढ़ेंगे और सुनेंगे तो 110% आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। तो मैं भी कोशिश यही करूंगा कि आप लोगों को लाइफ टाइम में याद रहे। तो अगर मैं बात करूं ब्रिटिशर्स के द्वारा, इन लोगों ने जो पहला इसका कारण दिया था, इसका रीजन दिया था, वो था प्रशासनिक कारण। पहला इन्होंने जो रीजन दिया था वो था प्रशासनिक, ठीक है, प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण मतलब कि इन लोगों से क्या था कि प्रशासनिक कारण में इन लोगों से जो बंगाल था वो संभल नहीं रहा था। भाई बंगाल जो आज हम लोग पढ़ते हैं, बंगाल हम लोग जो आज बंगाल के बारे में जानते हैं, ठीक है, वो किसके बराबर है? समझिएगा, आप थोड़ा समझने की प्रयास करिएगा कि बंगाल जो है वो आज किसके बराबर है। सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा बंगाल है। लेकिन अगर मैं बात करूं बंगाल विभाजन के टाइम पे जो बंगाल था वो कितना बड़ा था, तो समझिएगा आप बंगाल के बारे में कि आप अगर आज का बिहार ले लें, ठीक, आज का बिहार, फिर बिहार के बाद आप ले लें जो वेस्ट बंगाल वाला इलाका है ना, वेस्ट बंगाल का जो इलाका है ये सब, ठीक। वेस्ट बंगाल के बाद आप ले लें झारखंड, झारखंड के बाद अगर मैं आपको बताऊं तो उड़ीसा, झारखंड के बाद उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा के बाद आपका पूरा पश्चिम, पूरा जो आपका बांग्लादेश का इलाका है, बांग्लादेश का जो इलाका है वो सारा, ठीक है। और आपका एक इलाका आता है साउथ, दक्षिणी असम, दक्षिणी असम, इन सब क्षेत्रों को मिलाकर क्या बनता था उस समय? बंगाल। इन सब क्षेत्रों को मिलाकर उस समय का बंगाल तैयार होता था। तो अब आप लोग हिसाब लगा सकते हैं कि बंगाल को उन्होंने क्या किया था? प्रशासनिक आधार पर यह कह दिया था कि बंगाल का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ही बड़ा है, जिस वजह से हम लोगों को बंगाल में प्रशासन करने में दिक्कत आ रही है। यही कारण एक उन्होंने दिया था, हालांकि इसके अलावा और भी कारण थे। तो उन लोगों ने बंगाल का विभाजन करने के लिए बंगाल के क्षेत्रफल को बताया था कि बंगाल का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, जिस वजह से हमें इसका विभाजन करना पड़ रहा है। बंगाल
बंगाल के क्षेत्रफल के कारण, बंगाल के क्षेत्रफल के कारण, बंगाल के ज्यादा क्षेत्रफल के कारण, ज्यादा क्षेत्रफल के कारण, ठीक है। अब क्षेत्रफल था कितना भाई, आप लोग जानते हैं 12 लाख से ज्यादा, 12 लाख किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा आज के टाइम में है। तो उस समय जो बंगाल का था, मतलब भारत का पूरा, और जो बंगाल का उस समय था वो था 1,89,000 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर हम आज के समय में पूरे भारत की बात करें तो 32 लाख के इस किलोमीटर स्क्वायर के समथिंग है। तो अब आप लोग हिसाब लगा सकते हैं कि बंगाल जो था उस समय कितना बड़ा था, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, एक तो ये कारण आपका हो गया है ना, और अगर मैं दूसरा कारण आपको बताऊं, दूसरा कारण, तो दूसरा कारण जो है आपका वो ये है कि, दूसरा कारण जो है वो ये है कि इन लोगों ने क्या किया था, 1871 आपने सुना होगा, 1871 क्या था, यहां पर पहली जनगणना हुई थी, भारतीय जनगणना हुई थी, पहली भारतीय जनगणना हुई थी, सबसे प्रथम, ठीक है, प्रथम भारतीय जनगणना। और अगर मैं बात करूं इसके बाद 1882 में ब्रिटिशर्स ने क्या डिसाइड किया कि अब भारत की दशकीय जनगणना होगी। यहां पर डिसाइड किया गया कि डिसाइड हुआ दशकीय जनगणना, दशकीय जनगणना, ठीक, दशकीय जनगणना। अब अगर मैं इसके बाद बात करूं तो आता है दशकीय जनगणना मतलब हर 10 साल पर होगी, ये इसके बाद हर 10 साल पे होगी। तो यहां के बाद आया 1891 एंड, है ना, तो 1891 में जब हुई तो 1891 में वहां पर कोई ऐसा काम नहीं हुआ क्योंकि यहां पर लॉर्ड मेयो थे, लॉर्ड मेयो के टाइम में सबसे पहले हुई थी, तो आप लोग जानते ही हैं, लॉर्ड मेयो के टाइम पे, या मायो जो भी आप लोग बोलते हो, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड मायो, उनके टाइम पे सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। और 1891 के बाद जब आता है हमारा 1901, तो समझिएगा आप लोग 1901 जब हमारा आता है तो 1901 में सबसे ज्यादा, मतलब अगर मैं बताऊं आपको जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा प्रांत, ठीक है, इट इज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। बंगाल इज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। कब? 1901 में, ठीक है, 1901 में। और बंगाल विभाजन आप लोग जानते हैं कब हुआ था? 1905 में। तो 1901 में जनसंख्या के आधार सबसे बड़ा प्रांत निकला था। तो अब आप समझिएगा कि इन लोगों के पास, अंग्रेजों के पास एक और पॉइंट निकला। क्या पॉइंट निकला? कि बंगाल जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा प्रांत है, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा प्रांत है, सबसे बड़ा प्रांत, ठीक, सबसे बड़ा प्रांत है बंगाल जनसंख्या के आधार पर। और अगर मैं आपको बताऊं इसकी जनसंख्या थी, तो उस समय इसकी जो जनसंख्या निकली थी बंगाल की, इन सबको मिलाकर, तो वो निकली थी 7.8 करोड़, 7.8
8 करोड़ जनसंख्या उस समय 1901 के जनगणना मतलब सेंसस ऑफ 1901 के आधार पर जो बंगाल की जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी, वो निकली थी 7.8 करोड़। अब क्या हुआ, इन लोगों ने यहां पर ये दो चीजें देखी, ये दो चीजें इन्होंने बताई। उसके बाद तीसरी जो इन लोगों ने गोपनीय रखी, तीसरी गोपनीय रखी वो ये थी, जो इनको पता चली थी कि मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा यही थी। मुस्लिम आबादी में सबसे बड़ा राज्य, मुस्लिम आबादी में सबसे बड़ा राज्य, मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा, मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा कितनी थी? 2.95 करोड़। मतलब प्रांतों के आधार पर इतनी किसी भी प्रांत में नहीं थी। 2.59 करोड़ सिर्फ और सिर्फ आपकी बंगाल में हुआ करती थी। तो ये तीन कारण, मतलब ये दो कारण तो ओपन कर दिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन ये तीसरा कारण था, ये हिडन था, जो कि सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को पता था, क्योंकि उस समय जो सेंसस हुआ करता था वो अंग्रेजों के द्वारा ही कराया जाता था। तो आप लोगों को यहां तक की बात पूरी समझ में आई होगी क्या, कि बंगाल विभाजन का जो कारण था ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया था, वो प्रशासनिक कारण में क्या था कि हम लोगों से यहाँ का प्रशासन नहीं हो पा रहा है। प्रशासन हो क्यों नहीं पा रहा है? उसका कारण यह था कि बंगाल का जो क्षेत्रफल था वो 1,89,000 किलोमीटर स्क्वायर था, और बंगाल, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश, दक्षिण असम, जो आधुनिक आज का जो मैप बनता है वो ये बनता है, बिहार अलग दिखता है, वेस्ट बंगाल अलग दिखता है, झारखंड अलग, उड़ीसा, बांग्लादेश, ये सबको हम देख सकते हैं ना। लेकिन उस समय इतना सारा एरिया एक ही साथ था, जिसे हम लोग बंगाल कहते थे। और बंगाल में सबसे पहले जो मतलब बंगाल के पूरे भारत में 1871 में लॉर्ड मेयो के द्वारा फर्स्ट भारतीय सेंसस हुआ था ना, पहला भारतीय सेंसस हुआ। उसके 1882 में हुआ, डेकेडल डिसाइड हुआ। देन 1901 में पता चला कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा प्रांत है बंगाल। ठीक है, सबसे बड़ा प्रांत है बंगाल। तो इन लोगों ने यही सोचा कि क्यों ना बंगाल का विभाजन कर दिया जाए। लेकिन इसके पीछे भाई एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा मतलब भाई उन लोगों, ये तो ब्रिटिशर्स के द्वारा थे, एक्चुअल रीजन कुछ और थे। मैं आपको बताता हूं, एक्चुअल रीजंस कुछ और थे। एक्चुअल रीजंस क्या थे मैं आपको बताता हूं। देखिए, बंगाल सबसे बड़ा राज्य था, सबसे बड़ा प्रोविंस हुआ करता था 1900 के पास में, है 1900 में के आसपास सबसे बड़ा प्रोविंस हुआ करता था। अब हुआ क्या कि बंगाल में आप जानते हैं कि बंगाल में हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते थे, ठीक, जो कि इन लोगों के लिए मतलब ब्रिटिशर्स लोगों के लिए सबसे बड़ा क्या था, नेगेटिव पॉइंट था, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हुआ करता था। क्यों हुआ करता था? इन लोगों को आप लोग जानते हैं कि डिवाइड एंड रूल पर विश्वास करते हैं। ये लोग डिवाइड एंड रूल पर विश्वास करते हैं, जिस वजह से ये सबसे बड़ा इनके लिए नेगेटिव पॉइंट था। तो इन लोगों ने, आप लोगों को मैंने जैसे बताया था 2.95 करोड़ मुस्लिम आबादी हुआ करती थी, तो इन लोगों ने मुस्लिमों को बांट दिया। अब आप समझिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। जैसे मान लेते हैं ये आपका क्या है, बंगाल, ठीक, मान लेते हैं जस्ट सपोज कि बंगाल है ये, ठीक है। बंगाल की कुल जनसंख्या उस समय कितनी हुआ करती थी? 7.8 करोड़। बंगाल की जनसंख्या हुआ करती थी 7.8 करोड़। अब इन्होंने बंगाल को देखिए किस तरीके से बांटा, इन्होंने बंगाल को किस तरीके से बांटा? इन्होंने बंगाल को इस तरीके से बांटा कि जो ये वाला एरिया है, इधर वाला, मतलब आज का जो बांग्लादेश का एरिया है, ये हो जाएगा आपका क्या, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, मुस्लिम बाहुल्य। और ये वाला है इस तरीके से रखा, यहां हो जाएंगे हिंदू बाहुल्य, हिंदू बाहुल्य,
हिंदू बाहुल्य। अब आप थोड़ा सा और समझने की कोशिश करिएगा, जैसे इसमें मान लेते हैं कि 100 लोग रहते हैं इस एरिया में, ठीक है, और 90 लोग इसमें यहां पर क्या है, हिंदू हैं, 90 लोग इसमें है हिंदू। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, 100 लोगों में 90 लोग हिंदू हैं, 10 लोग मुस्लिम हैं, तो इस एरिया में भाई जो पावरफुल होगा वो कौन होगा, हिंदू लोग होंगे, ठीक। उसी प्रकार इस एरिया में पावरफुल लोग कौन थे, इस एरिया में पावरफुल लोग थे मुस्लिम लोग, ठीक है। एक तो इन्होंने इस तरीके से कर दिया, मतलब हिंदू और मुस्लिम की जो एकता थी उसको भंग करने के लिए पहला डिवीजन इस तरीके से किया, ठीक है। अब दूसरा डिवीजन इन्होंने किस तरीके से किया समझिएगा, हिंदू मुस्लिम एकता, पहले तो लिखते थे हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम एकता के खंडन के लिए, एकता को समाप्त करने के लिए, है ना, एकता को समाप्त करने के लिए, ठीक है, समाप्त करने के लिए, ठीक है। अब अगर मैं दूसरा पॉइंट आपको बताऊं तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा आप। दूसरा पॉइंट यह है कि, दूसरा पॉइंट यह है कि भाई ये तो हो गया आपका धर्म के आधार पर, इन्होंने हिंदू लोग जो एक्चुअल रीजन हुआ करते थे, मैं उसकी बात बता रहा हूं यहां पर, जो बंगाल विभाजन में एक्चुअल रीजंस थे। तो पहला रीजन था हिंदू मुस्लिम एकता को समाप्त करने के लिए, और दूसरा रीजन जिसमें निकल के आता था वो ये था कि भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर विभाजन किया गया, भाषाई आधार पर विभाजन किया गया। कैसे, जैसे मान लो कि इस क्षेत्र में हिंदी और उड़िया बोलने वाले कम लोग हैं और बंगाली बोलने वाले ज्यादा लोग हैं, ठीक है, तो क्या होगा, बंगाली बोलने वालों का ही तो दबदबा होगा। अगर हिंदू मतलब यहां पर हिंदी और उड़िया बोलने वाले लोग कम हैं और बंगाली बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, तो सीधी सी बात है बंगाली लोगों का क्या होगा, दबदबा होगा। वैसे ही यहां पर मान लेते हैं हिंदी और उड़िया बोलने वाले लोग ज्यादा हैं और बंगाली लोग बोलने वाले कम हैं, तो भाई यहां पर बंगाली लोगों का दबदबा थोड़े ना होगा, यहां पर हिंदी और उड़िया लोगों का दबदबा होगा। तो यही तरीका था, इनका भाषाई आधार पर विभाजन किया गया था। अब आप एक और बात समझिएगा कि जब यहां पर इतने सारे आज के छोटे छोटे राज्य मिलाकर एक बड़ा बंगाल बनता था, तो सीधी सी बात है 7.8 करोड़ लोगों में बहुत बड़े बड़े राष्ट्रवादी नेता भी रहते होंगे, उग्र राष्ट्रवादी नेता। अब जब उग्र राष्ट्रवादी नेता, ऐसा तो है नहीं कि वो लोग सिर्फ इस पोर्शन में रहते होंगे या इस पोर्शन में रहते होंगे या इसी पोर्शन, वो तो पूरे बंगाल में रहते थे, पूरे बंगाल में फैले हुए थे। तो उन लोगों ने उनकी ताकत को खंडित करने के लिए भी बंगाल विभाजन किया था, उनकी ताकत को खंडित करने के लिए भी बंगाल विभाजन किया था। भाई समझिएगा यहां पर थोड़ा सा कि उग्र राष्ट्रवादी जो चरण के नेता थे, उग्र या उग्र नहीं, राष्ट्रवादी नेताओं, है ना, राष्ट्रवादी नेता, उग्र नहीं, सभी नेताओं की बात करेंगे यहां पर। राष्ट्रवादी नेताओं की एकता को खंडित करने के लिए, राष्ट्रवादी नेताओं की एकता को खंडित करने के लिए, खंडित करने के लिए, क्योंकि अगर ये लोग अलग अलग हो जाएंगे तो ये लोग ताकत में क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। और ब्रिटिशर्स यही चाहते थे कि ये लोग जो है कमजोर हो जाएं और जिससे हमारा क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, हम लोग जो है इनके ऊपर ठीक से क्या कर सकें, राज कर सके। डिवाइड एंड रूल का यही इनका एक सिद्धांत हुआ करता था। ये तो हो गई आपको इस सब चीजों के कारणों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब अगर मैं आपको इसमें एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो बंगाल विभाजन हुआ था,
ये जो बंगाल विभाजन हुआ था, ये बंगाल विभाजन जो है कर्जन के टाइम पे हुआ था, लॉर्ड कर्जन के टाइम पर हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। और उस समय जो भारत के गृह सचिव हुआ करते थे वो हुआ करते थे रिजले। और लेफ्टिनेंट गवर्नर की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं कि वॉइस रॉय, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कभी कभी कि वॉइस रॉय कौन हुआ करते थे, गृह सचिव कौन थे, गृह सचिव। और इसमें अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हुआ करता था। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो वॉइस रॉय हुआ करते थे कर्जन। ठीक है, और गृह सचिव हुआ करते थे रिजले और लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे लीथ फ्रेजर। तो वॉइस रॉय कर्जन, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, और गृह सचिव हुआ करते थे रीजले। ठीक है, रीजले। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी समसमायिकी या वन लाइनर में, समसमायिकी नहीं मतलब वन लाइनर में से पूछ लेते हैं। और गवर्नर हुआ करते थे लीथ फ्रेजर, लीथ फ्रेजर। गवर्नर हुआ करते थे लीथ फ्रेजर। तो आप लोग एक बार इसको ध्यान रखिए, गवर्नर लॉर्ड कर्जन, गृह सचिव रिजले। ठीक है, गृह सचिव रिजले और लेफ्टिनेंट गवर्नर लीथ फ्रेजर। तो आप लोग एक बार सब नाम आप लोग देख लें और नोट कर लें इनको कॉपीज में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहां पर एक चीज निकल कर आती है, वो ये है कि बंगाल विभाजन से संबंधित कुछ डेट्स हैं, बंगाल विभाजन से संबंधित कुछ डेट्स हैं जिनके बारे में अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। वो डेट्स हैं आपके 19 जुलाई, 20 जुलाई और 19 जुलाई, 20 जुलाई, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर। 19 जुलाई, 20 जुलाई, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर। तो बंगाल विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथि या तिथियां है ना, बंगाल विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां। तो बंगाल विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों में अगर मैं पहली तिथि की बात करूं तो वो है 19 जुलाई। पहली तिथि है 19 जुलाई, 19 जुलाई ईयर 1905। ठीक, उसके बाद फिर है 20th जुलाई, 20th जुलाई वो है 1905। ठीक है, ईयर है 1905। अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो फिर है 7th ऑफ अगस्त, 7th ऑफ अगस्त 1905। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट डेट है 16th अक्टूबर, 16th अक्टूबर 1905। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट डेट्स। कुछ हो सकता है आप लोगों को आज दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं, मैं एक बार चेक कर लूं। हाँ, डेट टाइम वो लगभग क्लियर है, थोड़ा सा है ना क्लियर है, और बाकी डेट वगैरह सब नीट एंड क्लीन दिख रही है। अब 19 जुलाई की अगर हम लोग बात करें तो 19 जुलाई को सबसे पहले बंग भंग, मतलब जिसको हम लोग बंगाल विभाजन कहते हैं, बंग भंग का प्रस्ताव पेश किया गया था। बंगाल विभाजन को बंग भंग भी कहते हैं। बंग भंग का प्रस्ताव, बंग भंग का प्रस्ताव पेश किया गया था। बंग भंग का प्रस्ताव पेश किया गया था, पेश हुआ है ना, पेश हुआ था। कब? 19 जुलाई
1905 को। ठीक है, जब 19 जुलाई को बंग भंग का प्रस्ताव पेश हुआ तो भाई पारित भी होगा। तो नेक्स्ट डे, उसी दिन के पेश होने के नेक्स्ट डे ही ये बंग भंग का प्रस्ताव पारित हो गया। बंग भंग का प्रस्ताव, बंग भंग का प्रस्ताव पारित हो गया। प्रस्ताव पारित हो गया था। और पारित होने के बाद आप समझेंगे, जैसे कि अगर आप लोगों के खिलाफ कोई कानून बना दिया है तो उसके खिलाफ में उसमें आप लोगों से मिलेंगे, है ना, उसके विरोध में आप लोगों से मिलेंगे, मीटिंग करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो यही नेक्स्ट जो डेट है 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, 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 कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक बुलाई गई, बैठक बुलाई गई। ठीक है, बैठक हुई। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक हुई थी। अब इस बैठक में अब कई प्रश्न ये बन जाता है कि बैठक में जो अध्यक्ष थे कलकत्ता के, भाई टाउन हॉल का मतलब क्या है कि टाउन में एक ऐसा हॉल होगा जहां पर टाउन के सभी लोग क्या करेंगे, आ सकते हैं और जा सकते हैं। तो अगर मैं इसके एवज में आपसे बात करूं कि कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक, मतलब सभी लोगों को आमंत्रित किया गया कि कलकत्ता में आप लोग आ सकते हैं, मतलब टाउन हॉल में आ सकते हैं, यहां पर बैठक हो रही है किस चीज को, बंग भंग के विरोध में। तो बंग भंग के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक हुई। वहीं कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक होने के बाद ये जो डेट है सबसे खराब डेट है, क्या कि बंग भंग हो गया, बंगाल विभाजन हो गया। ठीक है, तो अब एक प्रश्न आप लोगों के मन में उठ रहा होगा, जब 19 जुलाई 1905 को बंग भंग का प्रस्ताव पेश किया गया और जब 20 जुलाई को बंग भंग का प्रस्ताव पारित हो गया, तो इसके अगले ही दिन बंगाल का विभाजन क्यों नहीं कर दिया गया? तो अंग्रेज लोगों के दिमाग में, आपको लोगों को बता दूं, अंग्रेज लोग दिमाग से बहुत तेज थे। ठीक है, यूरोपीय लोग थे, आप लोग जानते ही हैं। तो यूरोपीय लोगों का दिमाग बहुत तेज हुआ करता था, है आज भी, इसीलिए हम लोगों से आज भी आ गए हैं, या और भी कारण हो सकते हैं, हम लोगों के यहाँ करप्शन है वगैरह वगैरह, वो एक अलग मुद्दा है, हम लोग हिस्ट्री पर ही आते हैं। हिस्ट्री पर ये है कि रीजन ये था कि वो लोग ये चाहते, मतलब वो लोग देखना चाहते थे कि हम लोगों ने प्रस्ताव तो पेश कर दिया, ऐसा तो नहीं है कि इस प्रस्ताव के एवज में लोग, भारतीय लोग सड़कों पर उतर आए, भारतीय लोग मतलब बहुत बड़ा जन आंदोलन कर दें। तो ऐसी अगर परिस्थिति बनती है तो ऐसी परिस्थिति में हम अपना प्रस्ताव जो पेश किया है, पारित हुआ है, वो हम वापस ले लेंगे। यही सोचकर इन लोगों ने 20 जुलाई के बाद 16 अक्टूबर, मतलब 3 महीने बाद, 2 महीने 25-26 दिन के बाद लगभग बंग भंग को किया गया, मतलब बंगाल विभाजन हुआ है, बंगाल विभाजन हुआ है। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको भी देख लें, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं 19 जुलाई, 20 जुलाई, 20 जुलाई के बाद है सीधे सीधे 7 अगस्त, 7 अगस्त के बाद है 16 अक्टूबर। तो अब जब 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन हो गया, तब भाई अब सीधी सी बात है, जब बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने कर दिया तो बंगाल विभाजन करने के बाद भाई भारतीय लोगों के मन में आक्रोश आएगा। ठीक है, भारतीय लोगों के मन में आक्रोश होगा। तो बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीय लोगों ने क्या किया? भारतीय लोगों ने सबसे पहले मावरिंग डे मनाया। मावरिंग डे मीन्स, मावरिंग डे का मतलब होता है शोक दिवस, मावरिंग डे मतलब शोक दिवस, शोक दिवस मनाया गया। ठीक है,
शोक दिवस के बाद अगर मैं बात करूं तो मास यूनिटी डे, जन एकता दिवस, जन पहले लिखते हैं इंग्लिश में ही, मास यूनिटी डे, ठीक है, मास यूनिटी डे, जन एकता दिवस, मास यूनिटी डे मनाया गया और इसको हिंदी में बोलते हैं जन एकता दिवस, जन एकता दिवस, मास यूनिटी डे मनाया गया। इसके साथ साथ में रक्षाबंधन भी मनाया गया, रक्षाबंधन, हिंदू ने मुस्लिम की कलाई पर और मुस्लिम ने हिंदुओं की कलाई पर राखी बांधी। सबसे पहले इन लोगों ने गंगा नदी में नहाया, जो कि बंगाल में हुगली और अभी तो बिहार में गंगा ही है, तो वहां पर पहले इन लोगों ने नहाया और नहाने के बाद एक दूसरे की कलाई पर अंग्रेजों को दिखाया कि क्या हम लोग आज भी एक हैं। माउरिंग डे मनाया गया, उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। मास यूनिटी डे, ये सब रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर हो रहा था, रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर ही ये सारी चीजें हो रही थी। क्या क्या? माउरिंग डे, मास यूनिटी डे, रक्षाबंधन, और एक और था, वो था फ्रेंडशिप डे, फ्रेंडशिप डे, फ्रेंडशिप डे मनाया गया। ठीक है, तो जब बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हो गया तो उसके बाद ये सारी चीजें मनाई गई। माउरिंग डे, मास यूनिटी डे, रक्षाबंधन, भाई पहले हिंदुओं ने और मुस्लिमों ने साथ में जाकर गंगा नदी में नहाया और गंगा नदी में नहाने के बाद एक दूसरे के कलाइयों पर राखी बांधी, और फिर इसी दिन को हम लोगों ने मैत्री दिवस मतलब फ्रेंडशिप डे के रूप में भी मनाया था। ठीक है, मैत्री दिवस, ठीक है, मैत्री दिवस। तो अब ये सब चीजें हो गई, ठीक है। तो अब बंगाल विभाजन तो हो ही गया था, हालांकि हम लोगों ने उसके खिलाफ में माउरिंग डे ये सब चीजें मना ली थी, लेकिन इससे कुछ भी अंग्रेजों के ऊपर फर्क नहीं पड़ा। बस उन लोगों ने देखा कि ये सब एक मतलब उनकी जो विचारधारा थी, ये सब एक ड्रामा हो रहा है, इससे हमारे जो हम लोगों ने बंगाल डिवीजन का, बंगाल विभाजन का क्या किया है, डिसीजन लिया, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे जो देश के महान नेता थे, उग्र राष्ट्रवादी नेता थे, उन लोगों ने क्या किया कि विरोध के तौर पर, उन लोगों ने विरोध के तौर पर दो आंदोलन निकाले, राष्ट्र स्तर पर दो आंदोलन निकाले। वो थे बहिष्कार आंदोलन, कि मतलब ब्रिटिशर्स की जितनी भी वस्तुएं हैं, ब्रिटिशर्स की जितनी भी सर्विसेज हैं, सब कुछ, उन सबको, सेवाओं को क्या करना है, हमको बहिष्कार कर देना है। और स्वदेशी, भाई अब जो हम उनकी चीजों से हमारी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो रही थी, तो अब उन जरूरतों को तो पूरा करना, तो उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हम स्वदेशी मतलब स्वदेश की तरफ दौड़ेंगे। जैसे अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो नेताओं ने कहा था कि सरकारी और सरकारी जितनी भी नौकरियां हैं जो भारतीय लोग कर रहे हैं इनके यहां, वो सब क्या करेंगे, उन सब पर हम लोग इस्तीफा दे देंगे। और उसको पूरा करने के लिए भाई पैसे की जरूरत तो होगी होगी, तो उसको पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नए रोजगार की तैयारी करेंगे, कारखाने लगाएंगे नए नए, जिसमें हमारे लोग क्या करेंगे, काम करेंगे और उन वस्तुओं को हम लोग बेचेंगे, और जिससे हमारे पास हमारी आर्थिक स्थिति क्या होगी, मजबूत होगी, और हम लोग अपना जीवन यापन कर पाएंगे। तो उसके विरोध में ही बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन हुआ था। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा हो, तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।